Morning students, today I am starting my physics channel, physics classes, coaching classes, and this is what I am starting for class 12th. क्लास 12th के लिए अपना आज हम फिजिक्स की कोचिंग शुरू कर रहे हैं. As I have promised that I will just start it with the basics. Since basics you need to understand the basics first and then we can better understand the topics of the chapters. Every topic we will take with the basics. पहले बेसिक्स पढ़ाएंगे और उसके बाद हर टॉपिक को लेंगे चैप्टर्स के और उसके बाद उसमें फिर न्यूमेरिकल्स और वो जो भी डिस्कस होंगे. तो पहले बेसिक्स समझना जरूरी है क्योंकि हमने प्रॉमिस ही अपने एडवर्टाइजमेंट में किया है कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक आप अगर समझ जाओगे तो आप इंजॉय करोगे चैप्टर्स को. तो टुडे आई एम स्टार्टिंग द फिजिक्स क्लासेस फॉर क्लास 12 एज फर्स्ट चैप्टर देयर इज अ यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द फर्स्ट चैप्टर इज कूलम्स लॉ. Coulomb's law is there. To understand that Coulomb's law, we will have to first understand the atomic structure. This is the basic of that. अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी को समझ जाएंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे ही बेस्ड ऑन है. एवरीथिंग बट विल डिस्कस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और लेटर आफ्टर इन अदर टॉपिक्स ऑल्सो वी रिक्वायर द टू अंडरस्टैंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स को समझना जरूरी है. उसके लिए हम पहले स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर. यू नो अबाउट द एटम्स. एटम्स का डेफिनेशन सबसे पहले डाल्टन ने दिया था. डाल्टन हैज गिवन द डेफिनेशन दैट द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है. इंडिविजुअल है, उसको इसके बाद डिवाइड नहीं कर सकते. This was the definition of atom given by Dalton. But in our, as you know, our Vedas also are replete with all scientific definitions and some concepts. So first in Atharved, the definition of atom is given. Atharved में जो है 4 वेद हैं. अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद. तो अथर्ववेद में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डेफिनेशन दिया गया है. उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एटम का डेफिनेशन दिया गया है. संस्कृत में डेफिनेशन है. संस्कृत में उसकी डेफिनेशन क्या लिखी है कि जलांतर गते भानु सूक्ष्मम यदृष्टे रज तस्य षष्टितमा भाग परमाणु सचते. ये डेफिनेशन अथर्ववेद में लिखी है. जब कोई एटम देयर वाज नो माइक्रोस्कोप्स, परसेप्शन पावर इतना स्ट्रांग था कि उसमें डेफिनेशन उन्होंने उस समय दे दी थी. बाद में डाल्टन ने इसको माइक्रोस्कोप्स में देख के जो डेफिनेशन दी है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल जो दी है. तो जलांतर गति भानु मीन्स व्हेन द सन रेज एंटर फ्रॉम एनी होल इनसाइड द रूम वी सी द डस्ट पार्टिकल्स. जब सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश करती हैं किसी छिद्र से कमरे के अंदर तो धूल के छोटे छोटे कण दिखते हैं. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ डस्ट वी सी. जो जलांतर गते भानु सूक्ष्मम यदृष्टे रज तस्य षष्टितमा भाग. जो स्मॉल पार्टिकल दिखता है हमें उसको अगर 60 टाइम्स डिवाइड कर दें, इफ यू डिवाइड दिस स्मॉल पार्टिकल इनटू 60 टाइम्स तो दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड एटम. जो 60 टाइम्स उस डस्ट पार्टिकल, इतना छोटा डस्ट पार्टिकल है, उसको 60 टाइम्स डिवाइड कर देंगे और उसमें से जो बचा हुआ होगा उसको कहते हैं एटम. ये डेफिनेशन अथर्ववेद में दी है. ऐसी बहुत सी चीजें उसमें हैं जिसको हम साइंस के साथ अपने शास्त्रार्थ जो है हमारे उनको मिक्स करके पढ़ाएंगे तो और स्टडी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि साइंस की बहुत सी चीजें उसमें दी गई हैं जो कि संस्कृत में है तो समझना टफ होता है. लेकिन उसको अगर हम साइंस के साथ पढ़ेंगे तो विल एंजॉय ऑल दैट थिंग. तो ये फर्स्ट डेफिनेशन उसमें ये दिया हुआ है. अभी एटम में फिर उसमें भी इन्होंने बताया कि इसमें अंदर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो लेटर डिफरेंट वो हुए बट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन दैट, ये डिक्लेयर किया उसमें. तो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है इसको देखने के लिए यहाँ देखिए कि न्यूक्लियस एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये रदरफोर्ड गेव दिस फर्स्ट थ्योरी. रदरफोर्ड ने कहा कि द एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है कि atom consists of a nucleus. Nucleus consists of positive and negative charge. Nucleus consists of protons and neutrons. Protons are positively charged, neutrons are neutrally charged.
or around this electrons revolve in different orbits like this, जो इसमें दिखाया हमने different orbits. अब you know the positive charge, proton possess the positive charge or neutrons are neutrally charged. We'll discuss what is neutrally charged means. So neutrally charged neutrons जो है neutrally charged होते हैं, protons positively charged होते हैं, hence the nucleus is positively charged. And the electron consists of negative charge. Electron consists of negative charge. So there is force of attraction between electrons and electrons and nucleus. And the electrons revolve in different orbits according to 2n square principle. 2n square, where n is called orbital number. Where n is equal to 1, if you put this, so there will be, the value will be 2 here, so 2 electrons will be there in the first orbit. And if you multiply it in second orbit, if you put it 4, so 2 into 4, that is 2 into 2 square 4, तो 8 हो जाएगा यहाँ पर. 8 electrons will be in second orbit there. ऐसे third orbit में जो distribution होता है according to Aufbau principle, this is you study in chemistry. And when we discuss this topic, now we know electron has negative charge and nucleus has positive charge. So those electrons which are in the first orbit, they are strongly in force of attraction with the nucleus. As the distance grows there, the force of the attraction go on decreasing. Those electrons which are in the outermost orbits, they are free from their and they do not experience force of attraction from the nucleus. That's why they get free from their orbits, and these electrons are called free electrons. Electrons free कहलाते हैं. यहाँ से क्या करें, एक बार इसको और समझिए कि न्यूक्लियस जो है ये कंसिस्ट करता है पॉजिटिव प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को. प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन्स में निगेटिव चार्ज होता है और ये 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसमें रिवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर, में n इज कॉल्ड द ऑर्बिटल नंबर. तो n को अगर 1 रखेंगे, इफ यू सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 1 इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को n की प्लेस में, तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन अदर क्लासेस में होता है अकॉर्डिंग टू Aufbau प्रिंसिपल, यू स्टडी इन केमिस्ट्री. अब यहां से देखेंगे इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. ऐसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते रहेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होते रहता है. जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, इसमें क्या होगा, ये अट्रैक्शन से फ्री हो जाएंगे. यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से फ्री हो जाएंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कह देंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे. अब ये जैसे एक एटम है, ऐसे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम्स होंगे, तो हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होते रहेगा. और इफ यू सी इन दैट इन एनी कंडक्टर में अगर देखेंगे, इफ यू सी इन एनी कंडक्टर, तो कंडक्टर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. और अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये होंगे मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर. और जो इलेक्ट्रॉन जब एक निकल जाएगा यहाँ से, तो रेजिड्यूअल जो है, जो बचा हुआ होगा, जिसमें प्रोटॉन्स भी होंगे और एक इलेक्ट्रॉन्स कम होगा. सपोज एनी एटम कंसिस्ट ऑफ 10 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो 9 यहाँ पर रह जाएंगे और 10 प्रोटॉन्स हो जाएंगे. तो इसको क्या कहेंगे, जो रेजिड्यूअल बचा है इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन. जब एक इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस छोड़ा है तो जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन. रेजिड्यूअल इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन. तो ये पॉजिटिव आयंस जो हैं ये तो वाइब्रेट करते हैं एटम्स कंडक्टर के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स जो रेंडमली मूव करते रहते हैं. अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट के फ्लो के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज तो बाउंड रहेगा, मतलब दैट इज ओनली वाइब्रेटिंग एट देयर प्लेसेस, but this negative charge are randomly moving, and once they are connected to outer battery or outer sources there, they start moving, and that's why the rate of flow of charge is called current. We will discuss in other chapters.
दिस इज यहाँ बेसिक्स में यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी को आप समझ जाएंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और रेजिड्यूअल क्या करता है, ये समझ में नहीं आता है तो फिर ये पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आता है, या पूरी इलेक्ट्रॉन्स समझ में नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है पूरे चार्ज के फ्लो के लिए, ये समझ ले। इलेक्ट्रिसिटी में जब भी हम पढ़ेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वी टॉक अबाउट देयर, क्योंकि अदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो बाउंड हैं, दे कांट डू एनीथिंग, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज देयर टू मूव इन द कंडक्टर, ये मूव करते हैं। और जब कभी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, अभी जब हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चीजें पढ़ेंगे तो कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और कहाँ को फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का कैसे करंट फ्लो होती है, इस सब को हम डिस्कस करेंगे आगे के जब टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अभी इस टॉपिक में हम खाली आपको ये पढ़ा रहे हैं इस समय कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि दिस इज द बेसिक ऑफ दिस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप समझ लेंगे तो सब समझना इजी होगा। फिर आगे हम जब पढ़ेंगे कि बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, या दो तरीके से करते हैं, एक तो इंडक्शन से प्रोसेस से करते हैं, एक रबिंग करके करते हैं। तो ये सब प्रोसेस जब करेंगे हम तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रोल होगा। तो आज इस चैप्टर में भी हम इतना पढ़ा रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज जब फोर्स एक्सपीरियंस होता है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ को फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वाई दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, वाई दिस इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को स्टैंडर्ड क्यों लिया गया है, ये इसमें एक बहुत बड़ी बेसिक्स की समझने की चीज है कि जब हम पढ़ेंगे पूरे फिजिक्स में तो पॉजिटिव चार्ज को स्टैंडर्ड लिया है और निगेटिव चार्ज से फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, जबकि फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबके लिए वो है रिस्पॉन्सिबल है निगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव को स्टैंडर्ड लिया गया। स्टैंडर्ड से फिर हम जैसे कोई भी क्लासेज आप पढ़ते हैं तो एक जब आप रिजल्ट वगैरह होता है आपका तो 33 मार्क्स को जैसे जब स्टैंडर्ड लिया जाता है तो 36 तो एक स्टैंडर्ड लेंगे, इससे कंपैरिजन होता है। कहीं भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो एक स्टैंडर्ड लेते हैं, उससे कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को स्टैंडर्ड क्यों लिया गया है और निगेटिव चार्ज जबकि रिस्पॉन्सिबल है फ्लो, तो इसको बताएंगे हम अपने नेक्स्ट क्लासेस में कि पॉजिटिव चार्ज को स्टैंडर्ड क्यों रखा गया। तो इसको समझना है तो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए बहुत अधिक से अधिक। और ये सब चीजें नई नई चीजें बताएंगे इसमें कि पॉजिटिव चार्ज, व्हाई दिस पॉजिटिव चार्ज इज टेकन स्टैंडर्ड, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो रिस्पॉन्स काम कौन कर रहा है, फ्लो होने का, चाहे फ्लो तो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड किसको ले रखा है, पॉजिटिव चार्ज को, जबकि इसका कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसको अगले जब क्लास पढ़ाएंगे तो इसमें इसको बताएंगे कि ये क्या होता है। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं आते रहेंगे, अब आगे नए नए टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो न्यू न्यू थिंग्स आपको बताएंगे इसमें। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और बाद में जब हम लाइव क्लासेस लेंगे तो इसके नोट्स वगैरह भी लिखाएंगे आपको। इसलिए अगर आपको इतने बेसिक्स के थ्रू पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, जो कि यहाँ पर एक चांस मिलता है हमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन पढ़ाने का, स्कूल्स में और कोचिंग सेंटर्स में वो टाइम इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि वहाँ टाइम लिमिटेशंस हैं, और जो भी स्कूल्स वगैरह हैं वो क्रैमिंग के लिए ज़्यादा इम्फेसिस करते हैं, क्रैम कराइए, उससे आप समझ नहीं पाते। ये जब आप समझ लेंगे तो क्रैमिंग इसी से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशंस में वो भी इन्हीं बेस्ड ऑन यहीं से होंगे, इसी बेसिक्स के थ्रू बनते हैं कहीं भी। तो इसलिए आप इसको समझिए और ज्वाइन करिए नेक्स्ट क्लास को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।